हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल में आज आप देखेंगे मार्क्समैन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 20वां। 19 ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें। पहला प्रश्न कहता है, पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित की स्थापना का क्रम बताइए। देखिए, स्थापना का क्रम बताना है। पहला कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। देखिए, इसका जो स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में, याद रखना है 1919 ईस्वी में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संगठन या गठन कह सकते हैं 1945 में हुआ था। ईस्वी देखते जाएं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुआ है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो 1946 में हुआ है। तो इस तरह से आप इसे सजा सकते हैं। 1919 जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद तीसरा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यानी कि आपका ए सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्य न्यायालय है या कह सकते हैं मुख्यालय है, मुख्य न्यायालय नहीं मुख्यालय है, वो कहाँ है? वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भी मुख्यालय यही है, वाशिंगटन में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग में है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव जो होता है वो महासभा तथा सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। 9 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और एक चीज़ और याद रखना है, इसमें प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3 याद रखना है, ठीक है। और एक बात और इसमें है कि 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। एक शर्त और है, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है और हर 1/3 का जो चुनाव होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद नंबर 3 पर जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थीकृत राज्य है? तो 3 का ए सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चौथा नंबर सवाल यहाँ पे कहता है केंद्र सरकार द्वारा गठित पचौड़ी समिति का संबंध था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेतु समुद्रम परियोजना से। ये पर्यावरणविद कहलाते हैं डॉक्टर आर के पचौड़ी और इनकी अध्यक्षता में ही 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था 2008 ईस्वी में, ठीक है। तो पचौड़ी समिति जो कि डॉक्टर आर के पचौड़ी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, 6 सदस्यीय था 2008 में। 5वां नंबर सवाल यहाँ पे देखें। 5वां कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अभी तुरंत पहला नंबर क्वेश्चन पे ही आपने देखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अगर आप जाने तो यह वॉशिंगटन है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन है, याद रख। छठा कहता है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? तो यह हो जाएगा सुरक्षा परिषद का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद का है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी जबकि 5 अस्थायी होते हैं जिन्हें वीटो का अधिकार होता है। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं सुरक्षा परिषद में वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और अस्थायी तौर पे, जबकि 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। 7वां नंबर देखें। 7वां कहता है तटस्थता के नियमों को संहिताबद्ध किया गया था। तो 1856 और 1907 2 सन है, इसको याद रखना है। एक 1856 में पेरिस घोषणा, 1907 में द्वितीय हेग सम्मेलन। 8वां नंबर यहाँ देखें। 8वां नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये देखिए आपका सही है। बाकी जो है विधि आयोग के नामित किए जाते हैं, ये गलत है। महासचिव के द्वारा चयनित होते हैं, ये भी गलत है। सुरक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों हो जाएगा, महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 9वां नंबर में यहाँ पे मिलान करना है, सूची और सूची 2 में जो भी कूट दिया हुआ है उसको मिलान करना है। तो इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें, कूट यहाँ पे देख लें, यहाँ से देखें, हाँ अब देखें तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार ये 1972 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 2002 में, और क्योटो नवाचार 1997 ईस्वी में। तो इस तरह से आपने देखा, पहला ए जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में, 1992 और 2002 याद रखना है 2 चीज़। उसके बाद मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार जो है वो 1972 ईस्वी में, जबकि क्योटो नवाचार ये कब से संबंधित है, 1997 ईस्वी से, यानी कि आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर कहता है कोई राज्य केवल मान्यता से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और बनता है, यह कहना है या कथन है, किसका है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्माणात्मक सिद्धांत का यह एक वक्तव्य है। कोई राज्य केवल मान्यता से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और बनता है। 11 अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय का स्थान, तो यहाँ फिर से देख लें, हेग में है, नीदरलैंड हेग में है अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय का स्थान। ये 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य नहीं है। तो यह हो जाएगा विशिष्ट अभिकरणों के कृत्यों का अधीक्षण और नियंत्रण। 13 देखेंगे, 13 कहता है रुवांडा के अंतर्राष्ट्रीय दंड अधिकरण का गठन हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा महासभा के संकल्प पर। 14 देखें, 14 कहता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को अंगीकृत किया गया था। तो ये महासभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था 1948 ईस्वी में। 15 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि क्या है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा 9 वर्ष, बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। 16 देख लें, 16 कहता है निम्नांकित संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से सीधे संबंधित है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा यूनिसेफ, बच्चों के कल्याण से ही संबंधित यह संगठन है। उसके बाद आगे देखें 17 नंबर, 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र सिंह। डॉक्टर नरेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य था और यह भारतीय है, याद रखना है भारतीय है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 18 नंबर देखें संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था। तो ये त्रिगवेली थे, ठीक है, ये नॉर्वे के हैं और त्रिगवेली हैं, प्रथम महासचिव इन्हें बनाया गया था। उसके बाद अभी वर्तमान में अगर पूछे महासचिव तो एंटोनियो गुटेरेस है। 19 नंबर देखें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवाधिकार के प्रोन्नयन के लिए आयोग गठन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है। सही जवाब हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद को। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवाधिकार के प्रोन्नयन के लिए आयोग गठन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है। तो 19 का बी सही जवाब हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद को। आगे देखेंगे 20 नंबर, 20 कहता है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1972 ईस्वी, स्टॉकहोम सम्मेलन इसे कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, 21 नंबर कहना है माइक्रो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। तो यह करना जो उसे करने को ना कहा जाए। माइक्रो कंप्यूटर मतलब हुआ कि जो आप कहेंगे ही नहीं वो करेगा क्या। IBM कंपनी द्वारा 1980 ईस्वी में माइक्रो कंप्यूटर उद्योग में क्रांति आई। माइक्रो कंप्यूटर को PC या पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है। 22 नंबर यहाँ पे देखें, 22 नंबर कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव यदि रोका ना गया तो अगले 100 वर्षों में उसके फलस्वरूप
क्या होगा सो बताना है। तो पृथ्वी के समुद्री स्तर और तापमान दोनों में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ये याद रखना है। 23 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। HIV और एड्स एक ही है, एक ही है, तो ये वक्तव्य तो सही है। HIV एड्स के कारण होती है, ये गलत है। HIV एड्स के कारण नहीं है, एड्स HIV के कारण, फिर वही चीज़ हो गया, एड्स HIV के कारण होती है, भी गलत है, यानी कि ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 यहाँ देखें कथन है DDT का प्रयोग जो होता है, प्रयोग जीवनाशक होते हुए भी पश्चिमी देशों में रोक दिया गया है। DDT में पर्याप्त समय तक वातावरण में अस्थायी रहने की प्रवृत्ति है। देखिए एक कथन है और एक कारण है, तो इसका सही जवाब तर्कसंगत अगर कहें तो ए हो जाएगा, यानी कि ए और दोनों सही तो है, और आर जो है एक की सही व्याख्या भी है, तो ये भी देखना था, क्वेश्चन में ये भी देखना होता है। 25 कहता है शराब में मुख्यतः रहता है, तो शराब में क्या पाया जाता है, एथिल एल्कोहल पाया जाता है, एथिल एल्कोहल। आगे देखें 26 नंबर, 26 कहता है जैनिको प्रौद्योगिकी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने का एक तरीका है जैनिको प्रौद्योगिकी। 27 कहता है बिजली के कारीगर हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबर क्या होता है, यह कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। 28 कहता है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, बेहद आसान, टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने 1926 ईस्वी में किया था। 28 हो गया। 29 देखें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होती है, या क्या होती है, मीथेन होती है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसे बोला जाता है और यह रसोई गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सामान्यतः यह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण होता है। मीथेन इसमें 80 से 90% तक पाया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे 30वां नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा मौलिक कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा फोटोन, मौलिक कणों में गिनती इसकी नहीं की जाती है। 31 देख लें, 31 कहता है ये कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। उसके बाद दूसरा कारण कहता है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही उत्तर का चयन देना है कूट की सहायता से। तो इसमें ए और आर दोनों तो सही, इसमें ए और आर दोनों तो सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और इसमें यह भी कहता है कि आर ए की सही व्याख्या भी है। 32 नंबर यहाँ पे देखें बायोटेक पार्क अवस्थित है, तो बायोटेक पार्क जो है वो लखनऊ में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे अवस्थित है। उसके बाद 33 नंबर देखें आप, 33 कहता है कथन ए LPG एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, ये भी सही है, नहीं कथन कह रहा है LPG एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, और कारण कहता है CNG ईंधन चालित बसों को चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए संस्तुत है। तो अब यहाँ पे देखें ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि ये वाला तो सही है लेकिन ये वाला गलत है। हैवी वाटर में, तो हैवी वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखें 35 नंबर, घरेलू डिटर्जेंट में प्रयोग होने वाले उस तत्व का नाम बताइए जो नदी और झीलों के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पाया जाता है। तो 35 का सही जवाब अगर देखना चाहें तो फास्फोरस हो जाएगा। 36 कहता है फास्फोरस हो जाएगा, याद रखना है। 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोलिन, नाइट्रोलिन। 37 अब यहाँ पे देखें जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसका क्या होगा, भार घटेगा।
38 देखेंगे हम लोग। फाइबर ऑप्टिक्स जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह आधारित होता है फाइबर ऑप्टिक्स। 39 कहता है एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप पता नहीं है दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसे तुरंत खून चढ़ाने ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है। निम्नांकित में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध है खून चढ़ाने हेतु सुरक्षित होगा? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ओ निगेटिव। 40 कहता है यूनिक्स डॉस विंडोज, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोग्राम है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। 41 कहता है घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है, तो घोषिताराम है क्या ये बताना है। तो यह कौशाम्बी में स्थित है, कौशाम्बी में स्थित है। अब 42 नंबर देखें, निम्न गुप्त शासकों में से कौन सर्वप्रथम महाराजा धीराज के उपाधि धारण किया करने वाला था? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज। 43 देखें, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है? तो ये भंडारकर ने कहा था, भंडारकर। उसके बाद 44 देखें, 44 कहता है निम्न में से किस एक नाम से शिवाजी की सलाहकार समिति को जाना जाता है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा 44 का सही जवाब हो जाएगा सी मंत्रिमंडल के रूप में। 44 शिवाजी का जो 8 उच्च अधिकारी थे अष्टप्रधान की संज्ञा से नवाजा गया है। अष्टप्रधान इसे बोला जाता है, पेशवा, अमात्य, सारे नौबत, सुमंत, शरणवीस, वाक्यान्वीस, प्रधान, प्रधान के बाद पंडित राव, न्यायाधीश। तो इस तरह से आपने देखा इसे अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है, किताब में सी दिया हुआ है, हालांकि ये सही नहीं होगा, अष्टप्रधान सही होगा शिवाजी के लिए। 45 कहता है निम्न सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी, जो कि 40 से 45 1540 से 1545 तक शासक रहा था, ये याद रखना है। छियालीस देखेंगे, 46 कहता है जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त की जाने वाली संख्या थी। तो जात और शवात इसके अंतर्गत तीन वर्गों में विभक्त की जाने वाली थी मनसबदारों को। 3 श्रेणी प्रथम द्वितीय और तृतीय करके था। मनसबदार प्रथम श्रेणी में, जब सवार और जात दर्जा एक समान होता था तब। तो इस तरह से इसे अलग अलग किया गया था। उसके बाद 47 देख लेंगे, 47 नंबर। 47 कहता है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक ने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो यह किसने समाप्त किया था? यह शाहजहां ने समाप्त किया था। शाहजहां 1628 से 1658 के दौरान शासन किया था, गुलाम वंश का शासक था यह। सिजदा प्रथा को इसने अंत किया था। 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार वेदांत कॉलेज से संबंधित है? तो ये बहुत आसान है, राजा मोहन राय। उसके बाद 49 नंबर कहता है सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है? तो यह हो जाएगा जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के पीछे छूट जाती है। 50 देखेंगे हम लोग। 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में प्राप्त डाट पत्थर मेहराब का प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो हो जाएगा ये भीतरगांव मंदिर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में है भीतरगांव मंदिर। मंदिर ईंट से बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, मंदिर वर्गाकार चबूतरा भी बना हुआ है इसमें।
और चैत्याकार मेहराब इसमें बनाए गए हैं। बाहरी दीवारों पर बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं, गणेश, तो इस तरह की मूर्तियां रखी गई है। भीतर गांव का मंदिर याद रखना है। डाट पत्थर मेहराब का प्राचीनतम उदाहरण इसमें प्रस्तुत करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 51 नंबर। 51 कहता है शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना है, तो यह कौन सा हो जाएगा? प्रतिशाक्य सूत्र। प्रतिशाक्य सूत्र जो है ये शिक्षा का सबसे प्राचीन रचना है, खासकर वैदिक शिक्षा से संबंधित। अब आगे देखेंगे 52 नंबर। 52 कहता है निम्न में से किस एक रूप में ग्रंथों का साधारणतः जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जैन। रज्मनामा फारसी अनुवाद है। 53 नंबर। तो रज्मनामा किसका है? ये महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, और अब्दुल कादरी बदायूनी ने नाम इसका किया था नामकरण। 54 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचारार्थ हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो कौन थे? रामानंद थे। 55 नंबर देखें। दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था। हौज खास किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास। 56 देखें। 56 कहता है मुगल सम्राट अकबर के समय में कितने सूबे थे? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा 15 सूबे थे। 1580 में मुगल सम्राट अकबर का जो साम्राज्य था वो 12 सूबों में विभाजित था, और अहमदनगर, बरार, भारत के खानदेश, ये तीनों को जीतने के बाद सूबों की संख्या जो हो गई थी वो 15 हो गई थी। हालांकि शाहजहां के समय में सूबों की संख्या बढ़कर 18 हो गई थी और औरंगजेब के समय में 21 हो गई थी। ये सभी याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। 57 नंबर कहता है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा में नगीना मस्जिद है। ठीक है, ये शाहजहां की शासनावधि में यह निर्मित किया गया था। 58 यहीं पे देख लें निम्नलिखित कौन सा एक रत्न खान का रचयिता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलुकदास। मलुकदास। 59 देखें। 59 नंबर कहता है संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तो इसका जवाब तो बहुत आसान है, अमीर खुसरो के द्वारा तबला का आविष्कार किया गया था। 60 नंबर यहीं पे देख लें। 60 कहता है संगम साहित्य की भाषा थी। तो संगम साहित्य की जो भाषा थी वो तमिल थी। 61 यहाँ पे देखें। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में मिलती है। 62 नंबर कहता है इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा राजस्थानी। 63 कहता है निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। संसदीय पद्धति, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों हो जाएगा। 64 कहता है समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम में ऐसा प्रावधान नहीं है। 65 कहता है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो सलाह अगर किसी का लेगा तो वो कौन है? प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 155 के अनुसार। उसके बाद 66 कहता है अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो लौटाने की बात अगर की जाए तो मात्र एक बार ही लौटा सकता है। ठीक है। 67 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसकी संख्या भी 12 हो जाएगी। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 68 कहता है राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो वो होते हैं एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस। और यह अनुच्छेद 331 में वर्णित है, ये भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखें 69 नंबर। 69 निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? कौन है वो?
तो 69 का सही जवाब हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश सही है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये भी सही है, राज्यों के राज्यपाल ये भी सही है, यानी कि आपका सही जवाब डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 70 नंबर यहाँ पे देखें, 70 कहता है कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है। तो कौन कौन सी शक्ति है ये बताना है। तो इसमें मृत्यु सजा की माफ़ी राज्यपाल को प्राप्त नहीं है जबकि राष्ट्रपति को है। राजनयिक शक्ति भी नहीं प्राप्त है राज्यपाल को। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग ये गलत है। आपातकाल की घोषणा ये भी सही है, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा बी। 71 नंबर कहता है संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसियों को की शाखाएं मौजूद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वित्तीय आपात की, जो वित्तीय आपात नहीं कह सकते हैं, आपात उपबंध कह सकते हैं। 72 नंबर, 72 कहता है राष्ट्रपति राज्यों में निम्नांकित या निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356 का 1। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। विदेशी आक्रमण, आंतरिक दंगे फसाद की वजह से आने वाला आपातकाल ये नहीं होगा। राज्य के संवैधानिक संगठनों की विफलता कराना ये भी नहीं होगा। वित्तीय अस्थिरता या भारत के ऋण पर यह भी नहीं होगा, यानी कि उपरोक्त आपका सही है डी नंबर। 74 कहता है वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। राज्य किससे संचालित होगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। 75 नंबर सवाल देखें। 75 कहता है भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन कौन से राष्ट्रपति हुए थे। तो ये हुए थे 11वां राष्ट्रपति। 76 नंबर देखें। 76 कहता है राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम है। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 77 कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो यह हो जाएगा संसद। 77 का बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर देखें। 78 कहता है जब राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है, इस्तीफा दे, तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है। तो राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा अपना त्यागपत्र। 79 नंबर कहता है प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। तो यह होता है नियुक्ति के द्वारा। राष्ट्रपति बहुमत दल के जो नेता होते हैं प्रधानमंत्री के लिए उसकी नियुक्ति करता है, नियुक्ति होता है, ध्यान देना है। प्रधानमंत्री बनते नहीं, नियुक्त होते हैं, नियुक्ति होती है उनकी। उसके बाद 80 नंबर सवाल देखें। 80 कहता है वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो निर्वाचक मंडल कौन हो जाएगा इसमें, लोकसभा और राज्यसभा। 81 निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो वो देश है थाईलैंड। थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। उसके बाद 82 नंबर कहता है जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा चूँकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है और सूर्योदय सबसे पहले उगता है। 83 पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पर्वतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऑरोलॉजी। 84 नंबर कहता है मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है। मध्य रात्रि में, ध्यान देना है, मध्य रात्रि में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे, जहां कुछ पलों के लिए नॉर्वे में आधी रात में मध्य रात्रि में सूर्य उदय होता है। 85 कहता है ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर में। 86 देखिए। 86 कहता है इंडोनेशिया की उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसे मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ है। तो यह हो जाएगा माउंट सिंगाबुंग। सुनामी नाम किसे दिया गया है। तो सुनामी नाम समुद्र के नीचे की तरंगों को दिया गया है। 88 कहता है पृथ्वी जल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं। पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्मा, पिघले हुए पत्थर होता है ये। उसके बाद आगे देखें 89 नंबर। 89 कहता है पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है।
तो ये किया जाता है भूविज्ञान के द्वारा। 90 मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण। 91 नंबर कहा जाता है एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा चावल की खेती। उसके बाद आगे देखें 92 नंबर। 92 कहता है समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाता है? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा सी जल संयोजी। 93 उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का सही जवाब विभ्रंश घाटी कहलाता है। 94 देख लें तटों से हल्के समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा महाद्वीपीय कगार बोला जाता है इसे। 95 देखें। 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? तो आग्नेय शैल डोलोमाइट नहीं है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, टेपोराइट, पेग्मानाइट, एंडेसाइट ये आग्नेय शैल के उदाहरण है। जैसे डोलोमाइट जो होता है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। उसके बाद देखिए 96 नंबर। 96 कहता है आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो यह कहला जाता है आर्किपिएलागो। क्वेश्चन नंबर 97 देखें तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है गुफा। उसके बाद 98 देख लें। 98 कहता है मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलडमरू मध्य। उसके बाद 99 देखें। 99 कहता है जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ध्रुमाकृतिक। सोमा नदी सोमा है नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा घाटी को गहरा करना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें।